हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन हमारा। जैसा कि आप सबको पता है, हम सीपीसी की रिवीजन कर रहे हैं हरियाणा ईडी एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका 30 जुलाई को एग्ज़ाम है। और इसी रिवीजन के लिए ऑलरेडी हम सेक्शन नंबर 59 तक समअप कर चुके हैं सीपीसी। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 60 से। सेक्शन नंबर 60 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप डिटेल्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो जुडिशरी एग्ज़ाम्स की। और साथ के साथ में हमने हरियाणा एडीए के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है। आप इस टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हो लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे मिलने वाला है। वैसे 799 की है फॉर 500 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स। अगर आप लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करते हैं तो ये 759 में आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और आज रात को 9 बजे हम लोग करने जा रहे हैं हरियाणा एडीए के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है, उसके अंदर पार्ट नंबर 11। ऑलरेडी पार्ट 10 हम कर चुके हैं, आज रात को 9 बजे करेंगे पार्ट नंबर 11। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो हम लोग अब डिस्कस करें सेक्शन नंबर 60। 59 तक ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आइए सेक्शन नंबर 60 पे आइए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अटैचमेंट की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री एग्जाम में। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड ही आता है। सेक्शन नंबर 60 कहता है प्रॉपर्टी जो है उसको आप अटैच कर सकते हो और उसको सेल भी कर सकते हो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री। किसी भी डिग्री की आप एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहे हो तो आप जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच एंड सेल कर सकते हो। तो इन्होंने इनिशियली जो आपका सबसेक्शन 1 है इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इनको अटैच किया जा सकता है, जैसे लैंड हो गए, हाउसेज हो गए, अदर बिल्डिंग्स हो गए, गुड्स, मनी को भी अटैच किया जाता है, बैंक नोट्स को भी, चेक्स को भी, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, इन सबको अटैच किया जा सकता है। और अदर सिक्योरिटीज़ फॉर मनी, डेट, शेयर इन कॉर्पोरेशन, ये याद रखिएगा, शेयर्स इन कॉर्पोरेशन को भी अटैच किया जा सकता है। मूवेबल हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जो कि जजमेंट डेटर से बिलोंग करती है या कहीं से वो प्रॉफिट ले रहा है जिसके ऊपर उसका राइट है कि उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जा सकता है। लेकिन अब जब हम प्रोवाइडेड पढ़ते हैं तो प्रोवाइडेड में वो प्रॉपर्टी दी गई है जिनको आप अटैच नहीं कर सकते। सो शैल नॉट बी लायबल टू सच अटैचमेंट और सेल। तो सेक्शन 60 दो चीज़ों की बात करता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया जा सकता है और ऐसी प्रॉपर्टी जिसको अटैच नहीं किया जा सकता। जैसे जो नेसेसरी वियरिंग अपैरल है, जो कपड़े हैं पहनने के लिए, या जो कुकिंग के लिए बर्तन वगैरह हैं, खाना खुना बनाने के लिए, या बेड्स हैं, बेडिंग्स हैं, ठीक है, उनको आप अटैच नहीं कर सकते। उसके बच्चों के हैं, उसके हैं, उसकी वाइफ के हैं, या जो उनके पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं, या रिलीजियस यूजेस के लिए कोई उनके घर पे पूजा वगैरह करने के लिए, कोई आरती वगैरह के लिए कुछ भी चीज़ें रखी हुई हैं, तो आप उनको अटैच नहीं करेंगे। सेकंड कहता है टूल ऑफ आर्टिशियंस। अगर आप कोई काम काज करते हो, आर्टिस्ट हो, कोई चीज़ें हैं आपके पास, या आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, तो आपकी जो हस्बेंड्री की चीज़ें जैसे कैटल्स हो गए, सीड ग्रेन्स हो गए, इनको आप अटैच नहीं करेंगे, जो उसकी जीविका के लिए ज़रूरी है, जो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अर्न कर सके मनी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, हाउस एंड अदर बिल्डिंग एंड साइट देयरफॉर एंड द लैंड इमीडिएटली अपरेंट देयर टू एंड नेसेसरी फॉर देयर एंजॉयमेंट बिलोंगिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट से लेबरर है, ठीक है, उनको अगर उस ज़मीन जिससे वो मतलब अपना जो भी रह रहे हैं, खाना वगैरह जो भी कर रहे हैं, आप उसको अटैच नहीं करेंगे बेसिकली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ये जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको अटैच नहीं किया जाएगा, प्री में आता है। अ मियर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, ये भी प्री में आता है, इसको भी अटैच नहीं कर सकते। और एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने। अकाउंट्स बुक्स, ठीक है, मियर राइट टू सू फॉर डैमेजेस एंड एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, इनको अटैच नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ में स्टाइफेंड्स, ग्रेटिट्यूड्स, इनको भी अटैच आप नहीं करेंगे। या जो लेबरर को वेजेस मिलते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स को जो वेजेस मिलते हैं, या तो पैसों के रूप में या काइंड के रूप में, उसको भी अटैच नहीं किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैलरी के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग कहता है कि फर्स्ट 1000 रुपीज़ एंड लास्ट के जो बचे हुए 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, इसको आप अटैच नहीं करेंगे। बाकी जो सैलरी बच गई उसको आप अटैच कर सकते हो। ये कह रहा है मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस वाले कंसेप्ट के लिए आप 1IA पढ़ते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। मेंटेनेंस में 1/3 ऑफ द सैलरी को छोड़ के बाकी जितनी सैलरी आप उसको अटैच कर सकते हो, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं जिन चीज़ों को अटैच नहीं किया जा सकता। तो मेंटेनेंस का आपको हमेशा याद रखना है। और जनरल सैलरी की बात करें तो फर्स्ट 1000 रुपीज़ एंड जो रिमाइंडर का 2/3 है उसको छोड़ के, ठीक है, उसको अटैच नहीं कर सकते आप, बाकी सब अटैच कर सकते हो, इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये 1000 रुपये और साथ साथ में जो रिमाइंडर है 2/3, ये अटैच नहीं करेंगे। और मेंटेनेंस के केस में आप 1/3 जो सैलरी है वो अटैच नहीं करेंगे, बाकी जो बच गई वो सारी की सारी आप अटैच कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बाकी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं डायरेक्टली उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर लेके जा रहा हूँ आपको, वो की है आपका एम पॉइंट। एम पॉइंट देखिए, एम पॉइंट जैसे आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हो ना, स्पेक्स सक्सेशनिस,
एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप और मियरली कंटिजेंट और पॉसिबल राइट और इंटरेस्ट, इसको भी अटैच नहीं किया जा सकता है। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, इसको भी आप अटैच नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए जो सेक्शन 60 में इंपॉर्टेंट है, इनको अटैच नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको हरियाणा एडीए की सीपीसी रिवीजन करना अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसे ही पूरी कंप्लीट सीपीसी आपको करवा दूंगा। और वीडियो को आप स्पीड अप करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन होता है 2x की स्पीड पे आप इस वीडियो को चला सकते हैं, ठीक है। नाउ डायरेक्टली सेक्शन 61 हमें नहीं पढ़ना है, 62 हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, 63 भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको रूल्स एंड ऑर्डर सब कुछ करवाऊंगा, टेंशन मत लो। सारी वीडियोस आपको 25 तारीख तक सारी मिल जाएंगी। डायरेक्टली सेक्शन नंबर 64 प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट अलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो वर्ड है ना, आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड, प्रॉपर्टी आपकी अटैच हो चुकी है एग्जीक्यूशन के अंदर, और अटैचमेंट होने के बाद अगर आप प्राइवेटली अलाइनेट कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, तो वो जो अलाइनेशन होगा वो वॉइड होगा। हमेशा याद रखिए, प्री में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, जहाँ कहीं भी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है और उसके बाद आप प्राइवेटली उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी अटैच्ड है, और जो भी पेमेंट जजमेंट डेटर को मिल रही है या जो भी मनी उसको मिल रही है, सो दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर, दैट पर्टिकुलर alienation of the property shall be void as against all claims enforceable under the attachment। वो जो आपका alienation होगा वो void होगा, ठीक है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहने वाली है। चलिए, यही आपका क्वेश्चन है, यही आपसे पूछा जाता है। और एक एक्सप्लेनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आगे चल के आएगा, ठीक है। आपको 64 में बस एक ही चीज़ याद रखनी है, ठीक है, हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, और साथ के साथ में अगर प्रॉपर्टी अटैच होने के बाद अगर आप प्राइवेटली अलाइनेट करें प्रॉपर्टी को, तो वो ट्रांजेक्शन जो होगी वो वॉइड आपकी डिक्लेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट, एक सेक्शन 65 की हेडिंग याद रखिएगा, परचेजर टाइटल के बारे में बात करती है। इसके अलावा यहाँ से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। डायरेक्टली हमें जो आना है, अब सेक्शन नंबर 65 के बाद आपको सेक्शन 67 नहीं पढ़ना है, हरियाणा एडी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको सेक्शन नंबर 73 पढ़ना है, और 73 की सिर्फ और सिर्फ हेडिंग आपको याद रखनी है। सेक्शन नंबर 73 जो है रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है अमंग डिग्री होल्डर्स। एक से ज़्यादा डिग्री होल्डर्स हैं, तो प्रॉपर्टी जो भी अटैच की जाएगी और उसको जो भी बेचा जाएगा और जो भी अमाउंट आएगा उसको रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसका जैसे जैसे राइट उसके ऊपर बन रहा होगा, ठीक है। तो 73 हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 74, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। अगर कोर्ट ने कोई डिक्री पास की और उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाई जा रही है, लेकिन जजमेंट डेटर जो है बदमाशी कर रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं होने दे रहा, तो जो आपके डिक्री होल्डर हैं, ठीक है, या फिर जो परचेजर है जिसने उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज किया है ऑक्शन में जब सेल हो रही थी उस प्रॉपर्टी की, तो अगर इन दोनों को जजमेंट डेटर जो है एग्जीक्यूशन नहीं होने दे रहा है इन दोनों की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और इन दोनों को पोजीशन नहीं दे रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। जजमेंट डेटर जो डिक्री होल्डर है या परचेजर जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा, और कोर्ट जो ऑर्डर पास कर सकती है कि जजमेंट डेटर को या कोई भी अदर पर्सन उसको सिविल प्रिजन में आप डिटेन कर लीजिए, एक्सटेंड टू 30 दिन तक लिए। 30 डेज का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। अगर आप एग्जीक्यूशन में रेसिस्टेंट बाधा डालने की कोशिश करोगे तो 30 दिन के लिए आपको सिविल प्रिजन में डाला जा सकता है, और साथ ही साथ में जो कोर्ट है ऑर्डर पास कर देगी कि डिक्री होल्डर को या परचेजर को उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में डाला जाए, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन को दिलाया जाए। 74 प्री में आता है, क्वेश्चन मैंने बता दिया, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, और साथ के साथ में कितनी आपको सिविल प्रिजन हो सकती है 30 दिन की, साथ के साथ में कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है कि डिक्री होल्डर को और साथ के साथ में परचेजर को उस प्रॉपर्टी का पोजेशन दिलवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन पे आइए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 75 पार्ट नंबर 3 इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग कमीशंस की बात करते हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस, कोर्ट के पास पावर होती है, कमीशन कोर्ट इशू कर सकती है, लेकिन आपको याद रखना है किन किन चीज़ों के लिए की जा सकती है। देखो, पहला किसी व्यक्ति को एग्जामिन करने के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, अकाउंट्स के एग्जामिनेशन करवाने के लिए, पार्टीशन करवाने के लिए, साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन इशू किया जा सकता है, या सेल को कंडक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन इशू किया जा सकता है। और सेल कहाँ पे होगी, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो स्पीडी एंड नेचुरल डिके हो रहा है, एंड विच इज़ इन द कोर्ट ऑफ इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट, ठीक है, और टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट। ये 5-6 पॉइंट जितने भी हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए कमीशन इशू नहीं किया जाएगा। सिर्फ यही जो चीज़ें लिखी गई हैं इन्हीं के रिगार्डिंग आप जो है कमीशन इशू कर सकते हो। 75 के बाद 76 अपने को नहीं पढ़ना है, हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आपको हेडिंग याद रखनी है। 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो आप सीआरपीसी में पढ़ते हो, मुझे कमेंट करके बताना सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन है जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है, ठीक है। नाउ 78 भी आपको नहीं पढ़ना है। अब डायरेक्टली आएंगे हम पार्ट नंबर 4 में, सूट इन पर्टिकुलर केसेस। सूट और
बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के द्वारा अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। 79 प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के द्वारा अगर आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है तो आपने देखा होगा यूनियन ऑफ इंडिया आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट करना है तो यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट करना है तो स्टेट का नाम आ जाएगा, जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस करण सांगवान, ठीक है। अब सेक्शन 80 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्री में क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी भी सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ आप कोई सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हो तो डायरेक्ट सूट जो है इंस्टीट्यूट नहीं होता है। आपको कितने टाइम का नोटिस देना पड़ता है, कमेंट करके बताइए मुझे ज़रूर। 2 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। और ये नोटिस किसको देना पड़ेगा, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हो तो जो सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट के, उनको आपको नोटिस देना पड़ेगा। और अगर आप रेलवे के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं, जो सेंट्रल रेलवे उसके अगेंस्ट करना चाहते हैं, तो जीएम साहब, जनरल मैनेजर जो है रेलवे के, उनको आपको नोटिस देना पड़ेगा। और अगर आप सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो आपको जो उनके चीफ सेक्रेटरी हैं या फिर कोई ऑफिसर है जिसको ऑथराइज कर रखा है उसको नोटिस देना पड़ेगा। या फिर आप किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं, जो सेक्रेटरी है उस गवर्नमेंट का या फिर कलेक्टर है, ये याद रखिएगा, सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वाले में सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले का जो कलेक्टर है उसको भी आप नोटिस दे सकते हो और सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। अब कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है क्या बिना नोटिस दिए भी सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सबसेक्शन 2 इसी चीज़ की बात करता है, जहाँ अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ की रिक्वायरमेंट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो आप बिना नोटिस दिए भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है, आपको जो है लीव लेनी पड़ेगी कोर्ट की, विद द लीव ऑफ द कोर्ट ही आप बिना नोटिस दिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। और ऐसे सूट जो बिना नोटिस दिए इंस्टीट्यूट किए जाते हैं, वहाँ पे पहली बात तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, कोर्ट जो है उन सूट्स के अंदर कोई भी इंटरिम रिलीफ या किसी भी प्रकार का रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो गवर्नमेंट को सुन ला ले। तो गवर्नमेंट का पक्ष जरूर जानेगी कोर्ट, उसके बाद ही इसमें जो है कोई रिलीफ ग्रांट करेगी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। नाउ सेक्शन नंबर 81 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 81 काफ़ी बार एग्जाम में आता है। एग्जेम्पशन दी गई है अरेस्ट और पर्सनल अपीयरेंस के रिगार्डिंग। अगर कोई भी सूट पब्लिक ऑफिसर के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट किया जाता है व्हाइल ही इज़ एक्टिंग इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, तो उस केस के अंदर जो आपका पब्लिक ऑफिसर है उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है, अदरवाइज इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री हो रही तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। साथ के साथ में एंड वर्ड यूज़ किया गया है। अगर कोर्ट को लगता होगा पब्लिक ऑफिसर को नहीं बुला सकते, अगर पब्लिक ऑफिसर आएगा तो जो पब्लिक काम कर रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं बाधा आएगी, तो कोर्ट क्या करेगी, इट शैल एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन। तो कोर्ट उसको एग्जेम्पशन दे सकती है कि आपको इन पर्सन कोर्ट में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज सेक्शन नंबर 81 प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ 82 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। बड़ा सिंपल सा है, ये कहता है अगर आपने सरकार के खिलाफ कोई डिक्री आपके पास आ गई है अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट जो ऑफिशियल ड्यूटी में काम कर रहा है और आप उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हो, तो सेक्शन 82 जो है आपकी एग्जीक्यूशन को रोक देगा फॉर द टाइम बिंग। सेक्शन 82 कहता है कि कोई भी एग्जीक्यूशन जो है इशू नहीं की जाएगी उस डिक्री के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आई है या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट आई है। कब तक? जब तक कि उस डिक्री की सेटिस्फेक्शन ना हो जाए। 3 महीने के अंदर अगर डिग्री सेटिस्फाई होगी तो एग्जीक्यूशन इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 3 मंथ्स का जो है यहाँ पे एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं, आपको यही याद रखना है प्री एग्जाम में 3 मंथ्स का जो है टाइम पीरियड आपको लेके चलना है। 3 महीने तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन आप इशू नहीं कर सकते, उसके बाद एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है। सो दिस इज सेक्शन नंबर 82। 83 नहीं आएगा, 84 नहीं आएगा, आपको नहीं पढ़ना है हरियाणा एडीए के लिए। 85 नहीं पढ़ना है आपको, 86 भी आपको हरियाणा एडीए के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। 87 भी आपको नहीं पढ़ना है और 87A भी आपको नहीं पढ़ना है, 87B भी आपको नहीं पढ़ना है। डायरेक्टली मैं लेके चल रहा हूँ, जो सेक्शन आपको पढ़ना है वो है सेक्शन नंबर 88। बहुत फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। पहले ये पूछ लेंगे इंटरप्रीटर सूट कहाँ दिया हुआ है, तो सेक्शन नंबर 88 में दिया हुआ है और ऑर्डर नंबर 35 में दिया हुआ है। फिर आपको पता होना चाहिए इंटरप्रीटर सूट क्या होता है। जैसे मैं और आप मिलकर किसी एक व्यक्ति से एक ही चीज़ क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं एक थर्ड पर्सन से, और बेचारा जो तीसरा आदमी है वो कुछ क्लेम नहीं कर रहा, वो कह रहा है भाई ये प्रॉपर्टी तुम लोग ले जाओ, ठीक है, मुझे सो बस वो खर्चा दे दो जो इस प्रॉपर्टी को रखने में आया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रीटर सूट। बाकी हम ऑर्डर
ऑर्डर 35 जो मैं पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा। आपको याद रखना है कि इंटरप्लीडर सूट कहाँ, जहाँ 2 और 2 से ज़्यादा लोग जो हैं एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, या तो डेट हो सकता है, सम ऑफ मनी हो सकता है, या कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, किसी एक थर्ड पर्सन से। जो थर्ड पर्सन है वो कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी को रखने का जो मेरा खर्चा है वो मुझे दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम दोनों अपना सूट इंस्टीट्यूट करो, ठीक है, तुम दोनों जो तुम्हें जिसके भी जो भी कोर्ट जिसके फेवर में डिसाइड करी वो इस प्रॉपर्टी को रख लेना। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि कोई भी इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। अगर कोई एक ऐसा सूट ऑलरेडी पेंडिंग है जो उन पार्टीज़ के राइट्स को डिसाइड कर सकता है तो आप इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। सो दिस इज़ इन दिस सेशन। नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगी वो सेक्शन 89 से लेके आपके सेक्शन 100 या मतलब 113 114 तक मिलेगी। तो आज मैं आपको सेक्शंस पूरे करवा दूंगा, आपको सारी वीडियो सेक्शंस की मिल जाएंगी। सेशन अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि पूरी CPC करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर तुम कहोगे कि मत कराओ तो मैं यहीं पे छोड़ दूँगा। कमेंट करके जरूर बताना कि पूरी CPC ऐसे रिवाइज करनी है या नहीं करनी, ठीक है। और रात को आज 9 बजे तो है ही हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा EDA। साथ के साथ में अनअकैडमी पे लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके, बिना स्पेस के लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके आप हरियाणा EDA की टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं। 799 ओनली फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट। सो मिलते हैं आप लोगों से रात को 9 बजे हरियाणा EDA की क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो आपको CPC की जल्दी ही मिलने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत, बहुत मेहनत लग रही है इन चीज़ों पे, ठीक है। चलिए बाय।